आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। आप लोगों के लिए यूपी पुलिस 30 प्लस हिंदी के प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। आपको इस परीक्षा में जो री एग्ज़ाम हो रहा है यूपी पुलिस का, उसमें अवश्य ही इस मॉडल पेपर से आपको लाभ मिलेगा, जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा यूपी पुलिस का किस तरीके से हिंदी में प्रश्न आते हैं और हमको किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए। तो इसमें 30 प्लस प्रश्न हैं, तो देखते हैं। प्रत्येक हर टॉपिक से मैंने कुछ न कुछ प्रश्न लिए हैं, जिससे आपका एक रिवीजन का माहौल बनेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुई थी? ये नई पत्रिका थी, उसका नाम था नई कविता नामक एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप बताएं, इलाहाबाद से, लखनऊ से, कोलकाता से या दिल्ली से। तो नई पत्रिका का प्रकाशन आपका इलाहाबाद से ये हुआ था। कहाँ से? इलाहाबाद से शुरुआत हुई थी। और 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी के बाद ही कविता को हिंदी काव्य जगत में नई कविता के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्ता और दूसरे थे राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तोड़ने ही मोंगे होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? आपको ये बताना है। निराला जी, नागार्जुन जी, रघुवीर शाह जी, मुक्तबोध जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तबोध, उनकी ये पंक्ति है ना। और इनका अगर पूरा नाम जानना है तो इनका नाम है गजानन माधव मुक्तबोध। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तदैव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ये तदैव जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताएं। ये 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन आपका सही है। इसका जो संधि विच्छेद आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर जो संधि विच्छेद किया तो आ प्लस ए का मेल होके ऐ का निर्माण हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सी संधि है तो आप तुरंत बताएंगे ये स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। आगे देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या उपमा। 4 प्रश्न नंबर 4 है, आपको इसका सही आंसर बताना है। जब उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मूक होई वा चाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलमल दहन। इस पंक्ति में आपको उपयुक्त में पंक्ति में छंद बताना है। ये पूरा जो है इसमें कौन सा छंद है इन दोनों पंक्तियों में? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है या रोला है, आपको ये बताना है। तो दी गई पंक्तियों के पहले तथा तीसरे चरण में, ये आपका पहला है, ये आपका तीसरा चरण है, इसके अंदर देखो 11-11 मात्राएं दी गई हैं, ठीक है। और जो दूसरा चरण और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं दी गई हैं। अतः इसके अंदर क्या है? सोरठा है। क्या है? सोरठा। इतनी बात जाने। अब किस तरीके से आप इनको गिनेंगे वो हम अलग वीडियो में जरूर बता देंगे। मधुकलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? आपको ये बताना है। आकाशदीप की, इंदुजाल की, गुंडा की या पुरस्कार की। ये 4 मतलब कि इनकी कहानियां हैं। उनमें मधुलिका ये जो करैक्टर होगा उसका बताना है ये कौन सी कहानी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पुरस्कार। किससे? ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार कहानी से संबंधित है मधुलिका। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। आपको इसमें बताना है कौन है। तो इसके जो
आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहन राकेश जी। वर्तनी की दृश्य निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। ये 4 शब्द हैं, इनमें आपको शुद्ध शब्द को बताना है कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचयिता। ये आपका शुद्ध शब्द है वर्तनी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 की बात करें, कर्म कारक का चिन्ह आपको बताना है। ने होता है, से या द्वारा, को लिए या हेतु। इसमें आपको ये बताना है। तो कर्म कारक का परसर्ग क्या बोलते हैं? परसर्ग या कारक क्या बोलते हैं? या कारक। ठीक है। चिन्ह को होता है, इसका क्या होता है? कर्म का को। तो इस हिसाब से विकल्प सही हो जाएगा आपका सी होता है, जो वाक्य में आए और कर्म के लिए क्या हो? प्रयुक्त हो। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस तरीके से आपको कारक चिन्ह याद करने होंगे। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ये शब्द है बाजार, इससे आपको ये बताना है कौन सी संज्ञा का बोध हो रहा है। इसमें भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। आपको इस प्रश्न का ये आंसर देना है। बाजार प्रायः लोगों या दुकानों आदि का एक समूह होता है, ये तो आप जानते हैं। अतः इसके अंदर कौन सी भी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा इसके अंदर होगी। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपको ये इसके अंदर गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आपको बताना है। इसके अंदर गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी, इनमें कौन सा ऐसा है जो गुण को प्रकट नहीं करता, वो उसकी विशेषता नहीं बताता? आपको ये चीज बतानी है। किसी संज्ञा या सर्वनाम, क्या बात? सर्वनाम के किसको बताएं? गुणों को या किसके? दोषों को। दोषों की व्याख्या गुणवाचक विशेषण में की जाती है। देखो, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम है, उसके गुणों को या दोषों की व्याख्या अगर की जाए तो गुणवाचक विशेषण में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, मधुर एक अच्छा लड़का है। क्या है? अच्छा लड़का है, ये बात मैंने कही। तो इसके अंदर जो विशेषण है वो क्या है? अच्छा। क्या है? अच्छा। यहाँ अच्छा मधुर के गुण को क्या कर रहा है? गुण बता रहा है, ये गुण है उसका। इसी हिसाब से ये अधिक, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। इतनी बात आप समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। जैसे जो मुख्य क्रिया है उसके अर्थ को अगर स्पष्ट कर दे तो वह कौन सी क्रिया होती है? पूछा है। सहायक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है बच्चा? सहायक क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं, कौन सी होती हैं? जो संज्ञा विशेषण से बनती हैं। या तो वह किससे बनेगी? नाम धातु क्रियाएं वे होती हैं जो संज्ञा से बने, या किससे बने? आपके विशेषण से बने। उनको हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपसे पूछा गया है, शब्द है यथाशक्ति में, आपको समास बताना है कौन सा समास है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास है। क्योंकि जहाँ में यथा जो शब्द है वो क्या है? अव्यय शब्द है, इसीलिए इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अच्छा, इसकी अगर परिभाषा की बात करें अव्ययी समास की, तो क्या होता है? जब दिए गए शब्द में पूर्व पद अव्यय तथा दूसरा पद एक संज्ञा है। देखो यहाँ पे शक्ति क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा है, और वह शब्द क्रिया विशेषण के रूप में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो इसके अंदर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 14। अजात शत्रु में कौन सा समास है? आपको ये बताना है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि समास है। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। अगर अजात शत्रु का समास विग्रह करें तो जिसका कोई शत्रु ना हो,
न हो वो है, क्या कहलाएगा? अजातशत्रु। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरा अर्थ का बोध हो वहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 15। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? श्रावण, अश्विनी, पौष, आषाढ़। इन चारों में से एक विकल्प सही है, वो आपको बताना है। भाद्रपद मतलब होता है भादों का महीना, ये इसका बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। तो इसके बाद जो आने वाला महीना होता है वो अश्विन है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुंवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भादों के बाद क्या आता है? कुंवार, अपनी आम बोलचाल की भाषा में। देखते हैं अगला प्रश्न। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है। नागार्जुन जी, दिनकर जी, अज्ञे जी और निराला जी। आपको इन चार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। तो ये जो पंक्ति हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कपूर शब्द का तत्सम, कपूर शब्द बताना है। ये कपूर कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विशेषज है? आपको इसका सही विकल्प चुनना है। तो ये आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि अगर कपूर का तत्सम शब्द देखा जाए तो होता है कर्पूर। क्या होता है बच्चा? कर्पूर। एक मुंह दो बात के मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। अधिक बातें करने वाला तो ये बाचाल हो गया। बहुत कम बोलने वाला है ना, ये भी नहीं उसका होगा। अपनी बात से पलट जाना, ये भी नहीं। एक मुंह दो बातें मतलब अपनी बात से पलट जाना, यही इसका विकल्प सही है ना। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बात बनाना ये इसका नहीं है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 18 का सी। ठीक है, मतलब कि अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और 4 चरणों में सममात्रिक छंद है। मतलब प्रत्येक में तो 16 मात्राएं और चारों में सममात्रिक छंद है। वो कौन सा है? दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है? आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या 16 मात्राएं होती हैं। इतनी बात आप समझ गए है ना। चाहे वह पहला चरण हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा चरण हो। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 20। अंधेरों में राग अमंद पिए, इलाकों में मल जाए बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे हैं बिहागरी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो मेरे हिसाब से आप देखिए, अगर ध्यान से समझ में आ जाएंगे पंक्ति पढ़ने से। करुण रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है। आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा रस दिया हुआ है। तो इसके अंदर श्रृंगार रस है ना। कौन सा रस है बच्चा? श्रृंगार रस है इसके अंदर। देखते हैं अगला प्रश्न। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है? आपको बताना है। मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। आपको इन चारों में से एक विकल्प चुनना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी नारायण लाल। इनके द्वारा ये लिखी गई क्या है? नाटक इनके द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आपको इन चारों में ये बताना है। इ, इक, आ, ई। इन चारों में आपको बताना है कि अज को अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो किसका प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो आ प्रत्यय का प्रयोग करो। अज के अंदर अगर आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा अजा। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करते हैं प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। 1947, 1938, 1954 या 1941। आपको इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1947। कौन सा विकल्प सही है? 1947 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। नहीं, यहाँ 47 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 43 होगा। कितना होगा बच्चा? 43। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसके प्रमुख कवि थे गजानन माधव मुक्तबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर जी और रामविलास व अज्ञे जी।
आगे देखते हैं, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना। सी सा सो ये सब शब्द आ जाते हैं, सी है ना, सा से ऐसे शब्द आए तो कौन सा अलंकार होगा, आपको ये बात बतानी है। तो इसका जो सही विकल्प है उपमा अलंकार। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है इन पंक्तियों में। पंक्ति में आया है वाचक शब्द सी, उपमा रानी, उपमान में उल्का के मध्य लगा है, अतः प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करें। जैसे यहाँ पे लिखा परिणाम और परिमाण, इनके इसमें अर्थ दिए गए हैं, उनमें आपको सही विकल्प चयन करना है कि इसका कौन सा विकल्प सही है, वो आपको बताना है। बताइए, तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए। कौन सा सही होगा बच्चा, ए। परिणाम का मतलब होता है फल, परिमाण मतलब मात्रा, तौल है ना, कितनी क्वांटिटी है उससे बताया गया है। इतनी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक शब्द है आदि, एक है आदि। आपको ये दोनों शब्दों में से ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प आपको पिक करना है, वो कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका अर्थ होता है आरंभ, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये आरंभ का। और भी हम अगर आदि, आरंभ या शुरू अगर जाने तो इसका शुरू, समझ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है, माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। इनमें से आपको एक विकल्प चुनना है, कौन सा सही है। तो सही विकल्प है ये, माँ को अपने पुत्र से क्या होती है, ममता होती है, यही सही है। माँ को अपने पुत्र में, देखो यहाँ पे ये गलती है, माँ को अपने पुत्र पर ये गलती है, माँ को अपने पुत्र की ये गलती है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही इसका विकल्प सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। आपको ये 4 विकल्पों में से शुद्ध विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, न कि गीतों की एक पुस्तक ला। यहाँ पर एक ला से पहले एक नहीं आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए था। एक गीतों की, ये यहाँ पे गलत है, ये एक गीत की बात चल रही है जबकि पुस्तक मंगाई जा रही है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, बी। वाच्य किसके अनुसार बनता है, आपको ये बताना है। कर्ता के, कर्म के, भाव के, या इन सभी के। तो जो वाच्य बनता है वो इन सभी के, क्या बनता है, इन सभी से वाच्य बनता है। कौन कौन से, कर्म वाच्य बन जाता है, भाव वाच्य बन जाता है, कृत वाच्य बन जाता है ना, समझ रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, उपवाक्य को पहचानिए। आपको बताना है, उपवाक्य को पहचानना है। वो आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें संज्ञा उपवाच्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है। आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही है, विशेषण उपवाक्य है। कौन सा है बच्चा, विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको बताना है। सकर्मक, राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। आपको इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है जो इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सतीश ने केले खरीदे, है ना। तो इसके अंदर कौन सा सकर्मक वाक्य है, इसके अंदर इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इतनी बात आप समझ गए। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अन्य तीनों वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। देखें, सतीश ने केले खरीदे, कैलाश, अब किस पे, केले पे ही तो फर्क पड़ रहा है ना। यहाँ पे कर्ता पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, जो भी केले खरीदे लाए गए करे गए उस पर किस पे फर्क पड़ रहा है, कर्म पर। समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है, अगर आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92, ठीक है, स्टडी 92। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें
और शेयर करना न भूलें। अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।